फिल्म की शुरुआत में एक जादूगर यानी शेमन को दिखाया जाता है जो ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसके आसपास गाय के पार्ट्स रखे हुए थे जिनको मिलाकर वो ब्लैक मैजिक कर रहा था। इस दौरान इरमा अपनी बहन के साथ उसके पास आती है। दरअसल वो अपने कज़न को बहुत पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके कज़न के परिवार के मना करने की वजह से उसकी शादी कहीं और करने का फैसला कर दिया जाता है। लेकिन इरमा ऐसा नहीं चाहती। वो किसी भी कीमत पर अपने प्यार को पाना चाहती है। इसके लिए उसे ब्लैक मैजिक ही क्यों ना करवाना पड़े। इरमा ने शेमन से कहा कि वो किसी भी कीमत पर इस लड़के से शादी करना चाहती है। शेमन लड़के की तस्वीर देखता है। इरमा कहती है वो मेरा कज़न है। ये सुनकर शेमन काला जादू करने से मना कर देता है और कहता है तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जैसे ही शेमन ने ये कहा, अचानक इरमा की बहन के बॉडी में एक जिन्न आ जाता है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना हो गया और वह इरमा को धमकी देती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सुनकर इरमा और उसकी बहन दोनों वहां से वापस आ जाते हैं और यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है। इस समय हम इरमा को उसकी बहन वूलन और उसकी माँ के साथ गलंग के घर जाते हुए देखते हैं। ये उसी लड़के के घर है जिससे वह शादी करना चाहती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि 12 साल पहले गलंग ने निसा नाम की लड़की से शादी कर ली थी और अब उसकी एक 12 साल की बेटी सोफिया है जो देख नहीं सकती थी क्योंकि वो ब्लाइंड थी। ये सभी लोग सोफिया का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए थे। उसी समय हम गलंग की माँ को देखते हैं। गलंग की माँ और इरमा की माँ दोनों बहनें हैं। गलंग की माँ लंबे समय से बीमार है। यहाँ हमें पता चलता है कि इरमा ही नहीं बल्कि गलंग भी एक समय में इरमा से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ के कहने पर निसा से शादी तो कर ली, लेकिन वह आज भी इरमा के बहुत करीब था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इरमा के साथ रहते हुए वह अपनी प्यारी बेटी और अपनी वाइफ के साथ अन्याय कर रहा है। इसलिए उसने इरमा से दूर जाने का फैसला करता है। लेकिन इरमा ऐसा होने देना नहीं चाहती थी क्योंकि अब इरमा प्रेग्नेंट भी थी। ये सुनकर गलंग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। घर आने के बाद भी इरमा उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन गलंग लगातार उसकी कॉल को अनदेखा कर रहा था। इरमा की बहन, जो इरमा और गलंग के बारे में सब कुछ जानती थी, इरमा से कहती है, अब गलंग कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उसका एक परिवार है और तुम उसका परिवार को खराब कर रही हो। इरमा को वूलन की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वूलन को डांटती है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इस समय वो वूलन से ज्यादा गलंग पर गुस्सा आ रहा था। गुस्से में इरमा जहां गलंग काम करता है वहां पर जाती है। वो इस समय गुस्से में थी और गलंग से अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए कह रही थी, लेकिन यहाँ भी गलंग उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। इस समय इरमा उसे धमकाने के लिए पास में पड़े चाकू उठाती है। इरमा के हमला करने से पहले गलंग उसे धक्का देता है और वो गिर जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। गलंग खुद उसे अस्पताल ले जाता है और जब इरमा को होश आता है तो गलंग को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराती है। यहाँ पर गलंग उसे आराम से समझाता है, देखो इरमा, मैं शादीशुदा हूँ, हम अब साथ नहीं रह सकते। लेकिन इरमा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बार बार वो एक ही बात दोहरा रही थी, देखो गलंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन यहाँ गलंग अचानक से गुस्सा हो जाता है और उस पर कुछ पैसे फेंक कर यहाँ से चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इरमा को भी पता चले कि वो कभी वापस नहीं आएगा। वो सब कुछ खो चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाती है और गलंग से बदला लेने का फैसला करती है। इसके बाद हमें फिर से गलंग को दिखाया जाता है जो काम के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में इमाम मस्जिद से बाहर निकलता है और उससे कहता है, गलंग, अब तुम्हारे परिवार से कोई भी मस्जिद में नहीं आता। तुम्हें मस्जिद में आकर इबादत करनी चाहिए। इबादत करने से सारी बुरी चीज़ें हमारे पास आने से पहले ही रुक जाती हैं। उसके बाद इमाम गलंग को उसकी बेटी सोफिया के लिए एक तोहफा देता है। उसके बाद गलंग अपने घर चला जाता है। वो बहुत थका हुआ था इसलिए वो सो जाता है। सोते समय सोफिया उसके पास आती है। सोफिया उसे जगाती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सोफिया ने अपनी आंखें निकालकर वह गलंग से कहती है, पापा, इस बार अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देते हैं तो मुझे आंखें दे दीजिए।
उसकी खतरनाक हरकत को देखने के बाद गलंग की आंखें अचानक खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि यह गलंग का एक डरावना सपना था। वह डर जाता है और अपनी बेटी सोफिया के पास जाता है और यहाँ सोफिया को देखते हुए उसे अपना अतीत याद आता है। जब सोफिया पैदा होने वाली थी तब वह अपनी वाइफ का जरा सा भी देखभाल नहीं करता था। वह उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाता था, जिससे अच्छी तरह से चेकअप नहीं होने के कारण आज सोफिया की आंखें नहीं थीं। अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इरमा फिर से गलंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पहले तो गलंग उसे इग्नोर करता है और फिर फोन उठाते ही उसे बहुत बुरी तरह से डांटता है। इरमा गलंग के इस बिहेवियर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और गलंग से बदला लेने के बजाय वह गलंग को पाने का फैसला करती है। और अब गलंग को पाने के लिए उसने बहुत ही गलत फैसला करती है। वह वापस से शेमन के पास जाती है। वो अब गलंग के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने वाली थी। शेमन से मिलने के बाद इरमा उससे कहती है, मुझे गलंग किसी भी कीमत पर चाहिए और उसके जिंदगी में उसके अलावा कोई दूसरी औरत ना हो। हालांकि इससे पहले इरमा को निसा या सोफिया से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वह गलंग की बेटी सोफिया से बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब गलंग के व्यवहार ने उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया था कि वह शेमन से कहती है, इस काम के लिए आप मुझसे कोई भी कीमत ले लें, लेकिन अब मुझे गलंग चाहिए। शेमन फिर भी उसे समझाता है, देखो लड़की, तुम बात नहीं मान रही हो, यह काम बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इरमा को इसकी परवाह नहीं थी। इरमा अपने और अपनी बहन के सारे सोने के ज्वेलरी शेमन को दे देती है। यह देखकर शेमन की माँ भी शेमन से यह काम करने को कहती है। माँ के कहने पर शेमन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इरमा को बताता है कि इस दुनिया में कई तरह के जिन्न हैं और उनमें से एक है अनाजार जिन्न, जो नास्तिक हैं और मुसलमानों से बहुत नफरत करता है, और इन जिन्न का इस्तेमाल करके वे उन पर काला जादू करेंगे। काले जादू के लिए उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। ये काला जादू निसा यानी गलंग की वाइफ पर किया जाना था, ताकि वह और उसके सभी ब्लड रिलेशन मर जाएं। शेमन उसे निसा एक फोटो के साथ साथ उसके बाल और खून भी लाने के लिए कहता है, जिससे निसा पर जिन्न सवार हो जाएगा, यानी निसा पर काले जादू का असर होगा। साथ ही काले जादू के लिए शेमन को एक ताज़ा मरे हुए इंसान के पैर की हड्डी भी चाहिए, जिस पर वह गाय की आंत को लपेटकर अपना काला जादू करेगा। शेमन के कहने पर इरमा गलंग के घर जाती है, उसकी वाइफ से मिलती है और किसी बहाने उसके वॉशरूम में जाती है और उसके कॉम्ब से बाल और डस्टबिन से सैनिटरी पैड चुरा लेती है। अपना काम खत्म करने के बाद वो वहां से जा ही रही थी कि तभी उसको गलंग रास्ते में मिल जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो। यह सुनकर इरमा को खुद के लिए और भी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद वह शेमन के पास जाकर ये सारी चीजें शेमन को दे देती है। शेमन एक इंसान का पैर भी लाया था। इसी के साथ रात को यह रिचुअल्स और काला जादू करना शुरू हो जाता है। शेमन इरमा से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम खून लेकर आई, इसका असर और भी अच्छी तरीके से होगा। वह ब्लेड से सैनिटरी पैड को काटता है और खून को पैर की हड्डी पर गिरा देता है। उसके बाद वह कुछ काला जादू करता है और अचानक उसका घर हिलने लगता है। आखिरकार जिन्न आ जाता है। वह जिन्न से उसी की भाषा में बात करता है और निसा को बर्बाद करने के लिए कहता है। जिन्न उसकी बात सुनकर यहाँ से चला जाता है और शेमन इरमा को बताता है कि अगली 5 रातें निसा के लिए बेहद मुश्किल और दर्दनाक होंगी, जिसमें उसके सभी ब्लड रिलेशन के लोग मारे जाएंगे और इरमा की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। पहली रात में हम देखते हैं कि जब निसा प्रार्थना कर रही थी, अचानक से उसके पास गाय के कटे हुए पार्ट्स आ जाते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद निसा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको खून से नहला दिया हो। वह डरकर इतनी जोर से चिल्लाई कि गलंग वहां आ गया और जब गलंग ने उसे देखा तो निसा के कपड़े बिल्कुल साफ थे। वहां पर खून का एक बूंद भी नहीं था। वह निसा से कहता है कि तुम आराम करो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। अगली रात हम देखते हैं कि जादू का असर फिर से निसा पर हो रहा है। ऐसे में वह अपनी बेटी की डॉल के बाल काट के खा जाती है, जिसके वजह से उसे उल्टी होने लगती है। जब वह होश में आती है तो वह अपनी अजीब हरकतों के बारे में परेशान हो जाती है। वह गलंग को इस बारे में बताना चाहती है, लेकिन वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें इरमा दिखाया जाता है, जिसकी बहन वूलन उससे उसके ज्वेलरी के बारे में पूछती है।
वह कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ज्वेलरी शेमन को दे दी है, तुम कुछ गलत कर रही हो ना। उसकी बातों से तंग आकर इरमा उसे डांटती है और उसे अपने कमरे से भगा देती है। रात में हम देखते हैं कि इरमा नींद से जागती है और अपनी बहन को देखती है जो मर गई है, और अब उसकी बहन की लाश उसे डरा रही थी। इस वजह से इरमा बहुत बुरी तरह चिल्लाती है। तभी उसकी बहन वूलन वहां आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि इरमा ने जो कुछ भी देखा वह उसका भ्रम था। इरमा की बहन अभी भी जिंदा है। इरमा ने तो निसा पर काला जादू करवाया था, लेकिन शायद इरमा खुद के ही करवाए काला जादू के असर में आ रही है। अगले सीन में हमें निसा को दिखाया जाता है। वह प्रार्थना करते समय अचानक से उल्टी करने लगती है। अजीब बात यह थी कि उसकी उल्टी में कीड़े थे। वह बड़े बड़े कीड़े को देखकर डर जाती है। कई दिनों से उसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा था वह किसी को इसके बारे में बताना चाहती थी, इसलिए वह इन कीड़ों को किसी को दिखाने के लिए एक जार में रखती है। बाद में निसा गलंग की माँ के कमरे में जाती है। वह उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ आई थी। अचानक उसे क्या हो जाता है? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो और वह गलंग की माँ को मारने वाली थी। लेकिन फिर अचानक उसे होश आ जाता है। उसे समझ में नहीं आया कि उसने क्या किया है। वह गलंग की माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ। इससे पहले कि कुछ और गलत हो, निसा किसी से मदद लेने का फैसला करती है, और जब वह बाथरूम में जाती है और उस जार को उठाती है जिसमें उसने अपनी उल्टी से निकले कीड़े को डाले हुए थे, तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसमें अब कोई कीड़े नहीं थे। दूसरी ओर गलंग की माँ, जो चल भी नहीं सकती है, हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से चलते हुए किचन में जाती है और गर्म खाने से भरा बर्तन उठाकर उसे अपने ऊपर डाल लेती है। निसा, जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी, यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब गलंग की माँ के बॉडी पर बड़े बड़े घाव हो गए थे। उसकी बॉडी भी जल चुकी थी और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। तीसरी रात हमें दिखाया गया कि यह गलंग की माँ का फ्यूनरल था और हर कोई यहाँ आया हुआ था। फ्यूनरल के समय निसा अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि उस पर एक एंटिटी कब्जा कर लेती है और इस हालत में वह गलंग की माँ के शव को उठाकर फेंक देती है। ये देखकर हर कोई डर जाता है, सिवाय इरमा के, जो जानती थी कि यहाँ क्या हो रहा है, और वह यह सब देखकर खुश हो रही थी। दिखाया जाता है कि इमाम भी यहाँ आए हुए हैं। निसा की हालत देखकर वह समझ जाता है कि किसी ने निसा पर कब्जा कर लिया है। वो यहाँ निसा को पकड़ता है और उस पर कुछ बोलता है, जिससे निसा कंट्रोल में आ जाती है। इमाम को अब समझ में आता है कि किसी ने जानबूझकर निसा के ऊपर ईविल जिन्न को बुलाया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपनी माँ के फ्यूनरल के बाद जब गलंग सोता है तो उसे भी अजीब से बहुत डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। वो अपने सपने में देखता है कि वह मर चुका है और उसके आसपास बहुत सी औरतें घूम रही हैं। वह बहुत डर जाता है और तुरंत इमाम के पास जाता है। इमाम को सब कुछ बताने के बाद इमाम ने जवाब दिया, मैंने निसा को पहले ही देख के जान गया था कि वह एक शैतानी जिन्न की गिरफ्त में है। उस जिन्न का नाम अनाजार है। अनाजार एक ऐसा जिन्न है जो बहुत ही शक्तिशाली है। वह मुसलमानों से नफरत करता है, इसलिए लोग उसका इस्तेमाल काले जादू में करते हैं। इमाम कहता है, निसा का इलाज हो जाएगा। गलंग, तुम चिंता मत करो। जिन्न कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अल्लाह सबसे शक्तिशाली है, और अल्लाह से मदद मांगते हुए हम निसा को ठीक कर देंगे। वे निसा के लिए गलंग को पवित्र जल देते हैं और कहते हैं कि हमें निसा पर भूत प्रेत भगाने की विधि को करना होगा। इसके लिए तुम निसा को मस्जिद के पिछले हॉल में ले आना। जैसे ही गलंग घर आया, उसने देखा कि निसा चीख रही थी। दरअसल उसे गलंग की माँ की आत्मा डरा रही थी। ऐसे में गलंग उसके पास जाकर है उसको शांत करता है। वह उसके सिर पर पवित्र जल डालता है। इस वजह से निसा को बहुत दर्द होता है। उसकी हालत देखकर गलंग को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अब गलंग के पास अपनी बेटी और वाइफ के अलावा कोई नहीं था। वह प्यार से निसा को बेड में सुलाकर है और रेडियो पर पवित्र कुरान का पाठ शुरू करके चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रेडियो बंद हो जाता है और जिन्न निसा को बुरी तरह से जकड़ लेता है।
अब तो उसकी आंखें भी अजीब हो गई थीं। यहाँ से सीन कट होकर हमें इरमा की माँ को दिखाया जाता है, जो गलंग की माँ की बहन है। आज उसे भी किचन में किसी चीज़ से डर लग रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। वो पागलों की तरह किचन के बर्तन तोड़ती है और उन्हीं बर्तनों के कांच के टूटे हुए गिलास को खाते हुए वो भी यहीं मर जाती है। इरमा अपनी माँ की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने जो काला जादू करवाया है, उसका कहीं न कहीं उल्टा असर हो रहा है। इससे पहले कि और कुछ बुरा हो, वो अपनी बहन को सब बात सच-सच बता देती है कि हाँ, उसने शेमन से मदद ली थी। उसने शेमन को काला जादू करने के लिए कहा था। लेकिन शेमन ने कहा कि इस जादू के बाद सभी मौतें निसा के घर पर होगी। निसा के ब्लड रिलेशन वाले मर जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता जा रहा है। यहाँ मेरे ब्लड रिलेशन मर रहे हैं, जैसे मेरी माँ और उसकी बहन, और अब जो बच गई वो उसकी बहन वुलन थी। ये सुनकर वुलन भी बहुत डर गई। वो अब इरमा को खुद से दूर करती है, लेकिन इरमा उससे कहती है, मेरी बात सुनो, मेरा विश्वास करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हम दूसरी तरफ गलंग को देखते हैं, जिसे आज निसा को इमाम के पास लेकर जाना था, लेकिन निसा जिन्न के कब्जे की वजह से फांसी लगा रही थी। तभी गलंग आकर निसा को बचा लेता है और इमाम को बुलाता है। इमाम उससे कहता है कि चिंता मत करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम उस जिन्न को हराने में सफल होंगे। इमाम के जाते ही इरमा और उसकी बहन आती है। गलंग को रास्ते में इरमा मिलती है। दरअसल इरमा उसे सच बताने आई थी। ये सब जो भी कुछ हो रहा है, उसके करवाए हुए काले जादू की वजह से हो रहा है। सच सुनते ही गलंग गुस्से से इरमा को सुनाने लगता है। आज काले जादू की 5वीं रात आ चुकी थी और ये सबके ऊपर पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। यहाँ दिखाया जाता है कि इरमा सब कुछ रोकने के लिए शेमन से मिलने जा रही है, लेकिन अचानक उसकी बहन वुलन जिन्न के वश में आकर इरमा पर हमला कर देती है। इरमा डरते हुए वहां से भागकर बाहर निकल जाती है और वुलन भी बाहर आ जाती है और वह इरमा के पास आकर उससे कहती है, देख आज मैं भी मर जाऊंगी। यह कहते ही वह पेड़ पर चढ़ जाती है। अचानक वह पेड़ से कूद जाती है और उसके बाल टहनी में फंसने की वजह से उसके सारे बाल सिर से अलग हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद इरमा जैसे पागल सी हो गई। वह जल्द से जल्द शेमन के पास जाकर ये सब रुकवाना चाहती थी, ताकि कम से कम उसकी जान तो बच जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमाम ने निसा का एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे मुसलमानों की पवित्र किताब यानी कुरान के शब्द को इमाम बोलते जा रहा था, वैसे वैसे निसा की हालत बिगड़ती जा रही है। जो जिन्न ने निसा को अपने वश में किया था, वो बेकाबू होता जा रहा है और यहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला करता है। दूसरी ओर इरमा, जो शेमन के जगह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो शेमन वहां पर नहीं था। अचानक इरमा को नेगेटिव एनर्जी उसे अपने वश में कर लेती है। उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है। उसका हाथ, पैर और कमर मुड़ जाते हैं। एक एक करके उसका पूरा शरीर टूट जाता है और उसकी भी यहाँ पर बुरी तरीके से मौत हो जाती है। उधर मस्जिद में बहुत से लोगों को मारने के बाद निसा गलंग को भी पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो गलंग को मार पाती, यहाँ इमाम निसा को बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश करने के बाद भी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर वैसे ही बुरे काम हो रहे हैं जैसे सारी बुरी चीज़ें हो रही थीं। और फिर इमाम की नज़र सोफिया पर पड़ती है, यानी निसा की बेटी पर। और यहाँ रिवील होता है कि इरमा ने निसा पर जो काला जादू करवाया था, वो जादू निसा पर नहीं बल्कि सोफिया के ऊपर हुआ था। जिन्न ने सोफिया को अपने वश में कर लिया था, क्योंकि इरमा ने बाथरूम से जो सैनिटरी पैड और बाल उठाए थे, वे निसा के नहीं थे बल्कि सोफिया के थे। इसके वजह निसा की जगह सोफिया के सभी ब्लड रिलेशन मारे जा रहे थे। इस वजह से इरमा का परिवार भी इसमें शामिल हो गया। इधर सोफिया गलंग को मारने लगती है, जिस पर गलंग उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन सोफिया उसकी एक नहीं सुनती और अपने पिता को बेरहमी से मार देती है। इधर जब इमाम निसा को छोड़कर सोफिया का एक्सोर्सिज्म करता है, तो यह एक्सोर्सिज्म सोफिया पे असर हो जाता है और जिन्न सोफिया को छोड़कर चला जाता है। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि निसा जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सोफिया उसके पास आती है। सोफिया का भयानक चेहरा बता रहा था कि जिन्न अभी भी उस पर हावी है और वह अब अपने सबसे करीबी और आखिरी ब्लड रिलेशन यानी अपनी माँ को मार डालेगी।
इसके साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।